So hello everyone, welcome back to Swadhyaya classes. I hope you all are good. I am Vikas Yadav and today we are going to talk about animal tissue. अब देखिए बच्चों, काफ़ी दिन हो चुके हैं आपके प्लांट टिश्यू की वीडियो अपलोड हुए हुए और यहाँ पर आज हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू की. ठीक है, सो इंतज़ार हुआ ख़त्म. ठीक है, अब एनिमल टिश्यू के रिगार्डिंग आप देखिए अगेन, जैसे मैंने प्लांट टिश्यू को बताया था आपको एक फ्लो चार्ट बनाते हुए एंड हर एक पॉइंट की सारी डिटेल्स बताते हुए, उसी तरीके से यहाँ पर मैं आज एनिमल टिश्यू को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ. ठीक है, सो अगेन जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि आप सभी को यहाँ पर मैं जितनी बातें बताता जा रहा हूँ उन सभी को नोट करते हुए चलना है. ठीक है, एंड हाँ, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर दीजिए और आप यहाँ आई बटन दिख रहा होगा कॉर्नर पे, वहाँ जाके उस वीडियो को सबसे पहले देखिए, देन इसके बाद आप आके एनिमल टिश्यू देखिए. ठीक है, सो बाकी लोग कंटिन्यू कर सकते हैं. तो यहाँ पर देखिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. तो पहला है हमारे यहाँ पर देखिए, नॉट पहला बल्कि आप देखिए मैंने एनिमल टिश्यू को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा है: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस. अब यहाँ पर एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं. पहला है एपिथेलियल टिश्यू. सो एपिथेलियल टिश्यू की बात की जाए बच्चों, सो एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी के अंदर इसकी लोकेशन ऑल ओवर हमारे बॉडी होती है. ठीक है ना, ये टिश्यू हमारे बॉडी के अंदर पूरे के पूरे बॉडी में पाया जाता है. एंड अब इस एपिथेलियल टिश्यू का जो मेजर फंक्शन होता है वो ये है कि हमारे बॉडी के अंदर इसको प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन देना, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, लिटिल बिट एक्सक्रीशन. ठीक है, इन सभी के सभी कामों को एपिथेलियल टिश्यू अंजाम देता है. अब यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू को 5 कैटेगरी में इसलिए डिवाइड करा गया है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड बिकॉज ऑफ इट्स लिटिल बिट डिफरेंट फंक्शन. अब पहला देखते हैं स्क्वैमस टिश्यू. तो स्क्वैमस टिश्यू बेसिकली क्या होता है? स्क्वैमस टिश्यू की लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे बॉडी के अंदर स्किन, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारे बोमेंस कैप्सूल, हमारे ब्लड कैपिलरीज एंड ब्लड वेसल्स, इन सभी के अंदर पाया जाता है. नेक्स्ट मैं बात करूँ क्यूबॉइडल टिश्यू की. सो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, नाम से ही पता लग रहा है क्यूबॉइडल है. इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो ये हमारा पाया जाता है ग्लैंड्स में, डक्ट्स में एंड इनर लाइनिंग ऑफ ओवरी. ठीक है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओवरी, उसके अंदर पाया जाएगा. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कॉलमनार टिश्यू की, सो कॉलमनार टिश्यू बेसिकली पाया जाता है हमारे बॉडी के अंदर स्टमक की इनर लाइनिंग में. अब स्टमक की इनर लाइनिंग के अंदर ये बेसिकली क्यों पाया जा रहा है? तो अगेन अभी मैं इन सभी के फंक्शंस की बात करूँगा. फर्स्ट मैं लोकेशन की बात कर रहा हूँ. सिलिएटेड टिश्यू की अगर मैं बात करूँ, सो सिलिया बेसिकली आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, एंड कॉलमनार टिश्यू के ऊपर ही अगर वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर लगा दिया जाए सो डैट बिकम सिलिएटेड टिश्यू, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू. ये हमारे पाए जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी हमारे ट्रेकिया से लेके विंड पाइप से लेके हमारे ब्रोंकाई तक लंग्स के अंदर. तो बच्चों सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं हमारे विंड पाइप के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर जो हमारे लंग्स तक जा रहे हैं. सेकेंड वंस अगेन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फेलोपियन ट्यूब. ठीक है ना, जो फेलोपियन ट्यूब आपके ओवरीज को होल्ड करके रखती है, वहाँ पर ये सिलिएटेड टिश्यू पाए जाते हैं. एंड लास्ट वन इज ग्लैंडुलर टिश्यू या ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू. बेसिकली ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू नाम से ही पता लग रहा है कि हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड्स में पाई जाती है. सो आई होप आप सभी को इन सभी की लोकेशन पता लग गई होगी. अगेन स्क्वैमस टिश्यू हमारे स्किन के ऊपर, हमारे अदर डिफरेंट ऑर्गन लाइक वुमेन्स कैप्सूल के अंदर एंड अदर ऑर्गन्स. नेक्स्ट क्यूबॉइडल. क्यूबॉइडल टिश्यू अगेन हमारे लिटिल बिट ग्लैंड्स के अंदर, ओवरी की इनर लाइनिंग के अंदर, डक्ट्स के अंदर. नेक्स्ट वन वॉज कॉलमनार टिश्यू. कॉलमनार टिश्यू बेसिकली वॉज प्रेजेंट इनसाइड आवर स्टमक लाइनिंग एंड सिलिएटेड टिश्यू वॉज प्रेजेंट inside our trachea, windpipe and inside the fallopian tube. Last one was glandular tissue which was present in the glands of our body like you can say liver, pancreas, adrenal and other etc etc. तो इन सभी के लोकेशन की बात हो गई. स्ट्रक्चर्स के लिए आप सभी की स्क्रीन पे देखिए डायग्राम आ रहा होगा. आप डायग्राम अगर ड्रॉ करना चाहें तो डायग्राम को पॉज करके डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इन सभी की बात करूँ फंक्शन की, सो एज आई टोल्ड यू लाइक एपिथेलियल टिश्यू हैव फंक्शंस लाइक प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन.
तो यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पे इन सभी के सभी एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन है। स्क्वैमस टिश्यू का बेसिकली फंक्शन होता है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करना एज इट इज़ प्रेजेंट इन आवर स्किन। सो ऑब्वियसली बात है कि हमारी स्किन की हेल्प से हमारे इनर बॉडी ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है। लिटिल बिट एक्सक्रीशन ऑफ स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी एंड एब्जॉर्प्शन, लाइक हमारे स्किन के थ्रू भी आपके गैसेस का ट्रांसफ़र होता है, लाइक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड लिटिल बिट। तो यहाँ पर उसके अंदर भी थोड़ा बहुत गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। क्यूबॉइडल टिश्यू अगेन हमारे जैसे कि ग्लैंड्स में प्रेजेंट था, हमारे ओवरी के डक्ट्स में प्रेजेंट था। सो लिटिल बिट सिक्रीशन, लिटिल बिट प्रोटेक्शन। नेक्स्ट वन वॉज कॉलमनार टिश्यू, बेसिकली प्रेजेंटिंग वॉज प्रेजेंट इन आवर स्टमक लाइनिंग। तो ये हमारे स्टमक के अंदर प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे स्टमक के अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होता है। सो उस डाइल्यूट एसिड से बचाने के लिए यहाँ पे कॉलमनार टिश्यू हमारे इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है। एंड अगेन वहाँ पर वो HCl का सिक्रीशन हो रहा है, सो लिटिल बिट सिक्रीशन में भी हेल्प करता है ये। नेक्स्ट वन इज सिलिएटेड। सो सिलिएटेड टिश्यू बेसिकली यहाँ पर प्रोटेक्शन का काम कर रही है। ये सिलिएटेड टिश्यू जो है, आप सभी लोग अभी सीनियर क्लास लाइक 11th एंड 12th में जाओगे तो ये टिश्यू के रिगार्डिंग जब आप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या रेस्पिरेशन टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस टिश्यू के रिगार्डिंग आपको एक ये टिश्यू काफ़ी बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, तो वहाँ पर इसके रिगार्डिंग अच्छे से बात की जाएगी। सो मैंने बस बड़ी शॉर्ट में आपको बता दिया कि ये प्रोटेक्शन का काम करता है। लास्ट वन वॉज ग्लैंडुलर टिश्यू। अगेन ग्लैंड का काम होता है हार्मोन सिक्रेट करना। सो यहाँ पर ये ग्लैंड सिक्रीशन का काम करती है, मतलब ये ग्लैंडुलर टिश्यू सिक्रीशन का काम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही पता लग रहा है कि हमारे बॉडी के अंदर एक कनेक्शन का काम कर रही है, हमारे एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने का काम कर रही है। अब कनेक्टिव टिश्यू को देख के 6 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। आप में से कई लोग कई सारे टर्म्स के साथ फेमिलियर होंगे, लाइक बोन, ब्लड, लिटिल बिट कार्टिलेज, ठीक है ना, लिगामेंट वगैरह। एंड कुछ आपके लिए नए होंगे लाइक एरियोलर, टेंडन, ठीक। सो डोंट वरी, मैं आप सभी को इन सभी के सभी फंक्शन के बारे में, इन सभी टिश्यू के बारे में बताऊंगा। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू बेसिकली इज फाउंड इन आवर बॉडी, अगेन ऑल ओवर होल बॉडी के अंदर पाया जाता है। मैं ये बोलूँ कि एरियोलर टिश्यू का मेजर जो लोकेशन होता है दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन टिश्यू एंड ऑर्गन, यानी हमारे जो टिश्यू और ऑर्गन के बीच में जो बाइंडिंग होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ एरियोलर टिश्यू। सो लोकेशन की बात हो गई कि लोकेशन हमारे ऑल ओवर द बॉडी बिटवीन टिश्यू एंड ऑर्गन के बीच में पाया जाता है। एंड इसका जो मेजर फंक्शन होता है दैट इज़ टू बाइंड दैट टिश्यू टू ऑर्गन। और अगर मैं बात करूँ अगेन, सो ये सिंपली हमारी जो स्किन होती है, एपिथेलियल टिश्यू होती है, या आप कह सकते हो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, इसके अंडर पाया जाता है। अब यहाँ पर एरियोलर टिश्यू से रिगार्डिंग एक और बात कि एरियोलर टिश्यू के अंदर अगर हमारे बॉडी के अंदर फैट डिपोजिशन होने लग जाता है, या आप ये कह सकते हो कि हमारे बॉडी के अंदर अगर फैट जमा होने लग जाता है तो वो एरियोलर टिश्यू में ही होता है, और उस केस में एरियोलर टिश्यू का नाम बदल के एडिपोज टिश्यू हो जाता है। बात करूँ अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की, सो इसका स्ट्रक्चर आपका इलास्टिक होता है, ठीक है ना, इलोंगेटेड होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज कार्टिलेज। अगेन कार्टिलेज इज़ अ फ्लेक्सिबल टिश्यू, ठीक है, जिसकी लोकेशन हमारे बॉडी के अंदर कुछ कुछ जगहों पे, स्पेसिफिक जगहों पे काफ़ी इजी है फाइंड आउट करना, जैसे कि हमारे ईयर पिन्ना, ठीक है ना, ये कार्टिलेज है। हमारी नॉस्ट्रल के बीच में जो पार्टीशन है यहाँ पर कार्टिलेज पाया जाएगा। एंड हमारे जो विंड पाइप है, ठीक है ना, ये जो हमारे विंड पाइप है उसके अंदर जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स है वहाँ पर भी कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है ना। इसका मेजर फंक्शन है सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। एंड इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, सो इस टिश्यू के अंदर बेसिकली गैप्स होते हैं जिसकी वजह से इसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अब गैप्स का मतलब क्या है, बायोलॉजी की लैंग्वेज में गैप्स को लैक्यूने कहते हैं। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ यहाँ पे, लैक्यूने, ठीक है ना। लैक्यूने का मीनिंग आप लिख सकते हैं गैप्स। सो कार्टिलेज के अंदर गैप्स होते हैं, इसी की वजह से इसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। नेक्स्ट वन इज़ बोन, वेरी फेमिलियर टू अस। आप लोगों ने बचपन से इसके बारे में पढ़ाई करी है कि इन आवर बॉडी देयर आर 206 बोन्स। बेसिकली बोन्स प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी एंड प्रोवाइड सपोर्ट। सो अगेन सेम वही बात है, कुछ बदला नहीं है।
बोन हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बोन हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारे बोन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। अब अगर मैं बात करूँ बोन की लोकेशन की, तो क्या ही लोकेशन बताऊँ, अब ऑल ओवर बॉडी प्रेजेंट है। मैं बात करूँ अगर इसके स्ट्रक्चर की, सो बोन बने होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल से, ठीक है। बोन का जो फॉर्मेशन होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट सेल, या आप ये भी कह सकते हो बोन ऑस्टियोब्लास्ट सेल से मिलके बने होते हैं। कार्टिलेज की अगर मैं बात करूँ, सो कार्टिलेज बने होते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल से, ठीक है ना। ये एक पॉइंट यहाँ पर मैं थोड़ा स्किप कर गया था। बोन ऑस्टियोब्लास्ट सेल से, कार्टिलेज कॉन्ड्रोसाइट सेल से। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट्स की, chondrocytes and bone are made up of osteoblast cell. अंडरस्टूड। अब बोन ऑस्टियोब्लास्ट सेल से मिलके बने हैं। इनका अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इन सेल्स के ऊपर, लाइक ऑस्टियोब्लास्ट से मिलके बने हैं, तो इन सेल्स के ऊपर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इनकी डेपोजिशन की वजह से इनकी रिजिडिटी या सॉलिडिटी बढ़ जाती है। इसलिए तो आप देखिए हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये सपोर्ट प्रोवाइड करवा पाते हैं, ठीक है ना। अगर एक कार्टिलेज की तरह फ्लेक्सिबल होते तो शायद से हमारी बॉडी खड़ी ना हो पाती, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टेंडन। अब टेंडन बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर इसका लोकेशन और इसका फंक्शन दोनों एक ही बात, कि इनका मेजर लोकेशन यही है कि हमारे बॉडी के अंदर मसल टू बोन्स के बीच में पाए जाते हैं, मतलब कि मसल को बोन के साथ बाइंड कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। यही इनकी लोकेशन है और यही इनका फंक्शन है। अब हमारे बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ हमारी मसल्स बोन के साथ अटैच्ड है वहाँ वहाँ टेंडन पाया जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसके स्ट्रक्चर की, सो इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है, ठीक। नेक्स्ट वन इज लिगामेंट। लिगामेंट के अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, सो अगेन इट्स लोकेशन एंड इट्स फंक्शन इज सेम, दैट इट इज़ फाउंड बिटवीन बोन्स। ये बोन्स को बोन के साथ अटैच करने में हेल्प करता है। सो अगेन लोकेशन की बात करें वही की, तो हमारे ऑल ओवर द बॉडी जहाँ जहाँ एक बोन दूसरी बोन के साथ अटैच्ड है वहाँ वहाँ लिगामेंट पाया जाएगा। अब आप में से जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, वो नॉन वेजिटेरियन लोगों ने कभी इस चीज़ को फेस करा होगा कि लाइक बोन्स के एंड पे एक पार्ट रहता है, लाइक अगर आप उसको ईट करते हो तो चबाते हो तो क्रंची टाइप का रहता है। दैट क्रंची पार्ट इज़ नथिंग एल्स देन लिगामेंट। देन लास्ट वन इज़ ब्लड। अब आप में से कई लोग के मन में सवाल उठा होगा या उठना चाहिए कि ब्लड तो एक लिक्विड है, बट स्टिल ये टिश्यू के कैटेगरी में कैसे आ गया। सो देखिए, ब्लड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिश्यू है, बिकॉज आप देखिए कि हमारे बॉडी को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कनेक्ट करने में ब्लड ही काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। कैसे? अब देखिए, हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? ब्लड। हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह कौन कर रहा है? ब्लड। हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट जगह से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके लंग्स तक कौन पहुंचा रहा है? ब्लड। आप जो मेडिसिन ले रहे हो, तो मेडिसिन तो आप माउथ से खा रहे हो, पेट में जा रहा है, आप डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो मेडिसिन आपके रिक्वायर्ड ऑर्गन तक किस वजह से पहुंच रही है? ब्लड। तो यहाँ पर आपके एक पार्ट को दूसरे पार्ट तक पहुँचाने में ब्लड का बहुत बड़ा योगदान है। तो कैसे इसको कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ना जोड़ा जाए? ठीक है। अब बात करूँ अगर मैं इसके फंक्शन की, सो अगेन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, लाइक फूड, नॉट डायरेक्टली फूड बट न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, वाटर एंड लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ फिक्स नहीं होता। ब्लड बेसिकली कई सारे आपके सेल से मिलके बना होता है, लाइक रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो यहाँ पर मैं ब्लड के कुछ उन सेल्स के साइंटिफिक नेम लिख दे रहा हूँ, ठीक। सो ब्लड, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर आपके रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट से मिलके बने होते हैं। सो रेड ब्लड सेल्स को, आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स एंड यहाँ पर प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। अंडरस्टूड? नोट डाउन कर सकते हैं। बेसिकली ये टर्म्स आपकी बुक के अंदर नहीं दिए गए हैं,
तो यहाँ पर आप इन सबको कर सकते हैं, याद करेंगे, एंड अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आप ही के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट टिश्यू, दैट इज़ मस्कुलर टिश्यू। नाउ मस्कुलर टिश्यू हमारे बॉडी के अंदर, अगेन नाम से पता लग रहा है, मसल्स में पाए जाते हैं। एंड इन मसल्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड एंड कार्डियक। अब मस्कुलर टिश्यू जो होती है बेसिकली, अगर मैं इसके रिगार्डिंग बात करूँ तो कुछ जगहों पे ये मस्कुलर टिश्यू हमारे बॉडी के अंदर हमारे कंट्रोल में होती है, कुछ जगहों में हमारे ये मस्कुलर टिश्यू हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, अब आप देखिए, मैं हाथ हिला रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, और हमारे जितने भी डिफरेंट काम हो रहे हैं जिसमें आपका कंट्रोल है, ठीक है, जिसमें आपका कंट्रोल है, वहाँ पर आप कहोगे कि वो वॉलंटरी है। ठीक है ना, वॉलंटरी मसल्स हैं, और उन वॉलंटरी मसल्स को आप कहोगे कि वो स्ट्राइटेड मसल्स हैं। यानी ऐसे मस्कुलर टिश्यू जिसको आप कंट्रोल कर सको अपने अकॉर्डिंगली, उनको कहा जाएगा स्ट्राइटेड मसल्स। बेसिकली स्ट्राइटेड मसल्स को स्केलेटन मसल्स भी कहा जाता है, बिकॉज दीज मसल्स आर मेजरली फाउंड अटैच्ड टू दी बोन्स। अब जैसे कि मैं यहाँ हाथ हिला रहा हूँ, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, सो मेरा देखिए जॉ हिल रहा है। ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हो, ये नोट डाउन कर रहे हो, सो आप लोग के पेन चल रहे हैं, नहीं चल रहे तो चलाइए। तो यहाँ पर आप सभी के माइंड के थ्रू जितनी भी चीज़ें कंट्रोल की जा रही है, वो सारी की सारी आपके स्ट्राइटेड मसल्स की कैटेगरी में आ जाएगा, बिकॉज आपका माइंड उसको कंट्रोल कर रहा है, वो आपके कंट्रोल में है। ठीक है, अब इसीलिए इसको स्केलेटल मसल भी कहा जाता है। ठीक है ना, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पर स्ट्राइटेड मसल्स का स्ट्रक्चर होता है कि ये लॉन्ग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करी जाएगा नॉन स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू की, तो यहाँ पर नॉन स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू आर इनवॉलेंट्री इन नेचर, या आप इसको इनवॉलेंट्री मसल्स भी कह सकते हो, मतलब ऐसी मसल्स जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। ठीक है, अब ये मसल्स अगर हमारे कंट्रोल में नहीं रहती तो किसके कंट्रोल में रहती है? मेजरली हमारे माइंड के ही कंट्रोल में है, हमारा ब्रेन ही इसको कंट्रोल कर रहा है। बट ब्रेन ने भी देखिए काम बांट रखे हैं, आपको काफ़ी लिमिटेड अमाउंट ऑफ आपके बॉडी का कंट्रोल दिया है, बाकी चीज़ें वो खुद संभाल रहे हैं। जैसे कि आपने खाना खाया, अब खाना च्यू करते हुए, चबाते हुए, उस खाने को चबाने के लिए कंट्रोल आपके मुंह पे है, आपके माइंड पे है। अब खाना आपने निगल लिया यानी एंगल्फ कर लिया, उसके बाद आपके इंटेस्टाइन, आपकी फूड पाइप, आपका स्टमक, अब ये सब भी तो अपना काम कर रहे हैं, क्या आपका उन पे कंट्रोल है? बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे कि आप सोच रहे हो कि अरे यार मैंने ये खाना गलत खा लिया, अब मैं इसको बाहर निकालना चाहता हूँ, तो नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि अंदर के इंटेस्टाइन के ऊपर आपको कंट्रोल है ही नहीं। किसके पास है वो कंट्रोल? ब्रेन के पास है। ठीक है ना, सो ब्रेन उसको अपने तरीके से कंट्रोल कर रहा है, तो आपके कंट्रोल में वो चीज़ नहीं है। बिकॉज ऑफ डैट इन मसल्स को नॉन स्ट्राइटेड कहा जाता है। ठीक है ना, इनवॉलेंट्री इन नेचर कहा जाता है। अब अगर मैं बात करूँ इसके स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर होता है कि ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं। ठीक है ना, एंड यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। अब मैं बात करूँ लास्ट कार्डियक मसल की, सो कार्डियक मसल्स बेसिकली इनकी लोकेशन एक ही जगह पाई जाती है, दैट इज़ इन आवर हार्ट। हमारे हार्ट के अंदर ही इन्हीं की लोकेशन है। अगर मैं बात करूँ कार्डियक मसल के स्ट्रक्चर्स की, सो इनका स्ट्रक्चर यहाँ पे सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच्ड होता है एंड स्ट्राइटेड होते हैं। ठीक है ना, दिखने में ये आपके वॉलेंट्री लगते हैं, यानी ऐसा देखने में लगता है कि इनको कंट्रोल किया जा सकता है, बट इन नेचर दीज आर इनवॉलेंट्री। अब आप खुद ही देख लीजिए, हार्ट बीट के ऊपर हमारा कंट्रोल कहाँ होता है? ठीक है, हमारी बर्थ से लेके हमारे डेथ तक ये पर्टिकुलर मसल कॉन्टीन्यूसली काम करती रहती है। अब इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मसल जब कॉन्टीन्यूसली सोते जागते, दिन रात, बीमारी में, हर टाइम ये काम करती रहती है, इतने सालों तक काम करती रहती है, तो ये मसल कभी फटीग नहीं होती, यानी कभी थकती नहीं है। तो आप इसके अंदर ये भी लिख सकते हो, से कार्डियक मस्कुलर टिश्यू नेवर फटीग्स, यानी ये कभी थकती नहीं है, दे नेवर गेट टायर्ड। अब बात करी जाए अगर इसके रिगार्डिंग और की, तो आपके सिलेबस में इसके अलावा इसके रिगार्डिंग और कोई बातें नहीं बताई गई है। ठीक है, सो यहाँ पर मस्कुलर टिश्यू भी होता है ख़त्म। लास्ट वन इज़ नर्वस टिश्यू।
अब नर्वस टिश्यू बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर कुछ ही जगहों पे पाया जा रहा है, लाइक हमारे ब्रेन, हमारे स्पाइनल कॉर्ड एंड हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कराने के लिए जहाँ जहाँ उनकी कनेक्टिविटी है वहाँ पे। अब बेसिकली अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ, सो बेसिकली यहाँ पर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, बेसिकली दो सेल्स विच आर लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट इन आवर बॉडी। एंड नर्वस टिश्यू का बेसिकली काम होता है हमारी बॉडी को कंट्रोल करना। अंडरस्टूड? लाइक जो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है, इन सभी के सभी चीज़ों का रियलाइजेशन कैसे हो रहा है? आपका नर्वस टिश्यू वहाँ पे काम कर रहा है। आई होप आप सभी को यहाँ पे एनिमल टिश्यू के रिगार्डिंग सारी बातें समझ आ चुकी होंगी। अगर इसके अलावा आपको कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट कौन से चैप्टर का ये शॉर्ट रिवीजन वीडियो चाहिए। अंडरस्टूड? सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।